2 साल पहले की बात है। मेरे घर वालों ने एक फैमिली टूर अरेंज की थी। बहुत सोचने के बाद फाइनली सभी ने राजस्थान जाने का डिसाइड किया। मेरे अंकल के एक दोस्त थे, उनके राजस्थान में एक पुरानी हवेली थी, बहुत बड़ी। उन्होंने चाचा जी से कहा कि अपने फैमिली को लेकर आप वहाँ पर जा सकते हैं और 2-4 दिन तक रह सकते हैं। तो हम सब ने राजस्थान जाने का प्लान बनाया। हमारे पास 4 गाड़ियाँ थी, ड्राइवर भी थे। लेकिन उस दिन जैसे ही हम घर से बाहर निकले जाने के लिए और हमारी पहली गाड़ी गेट के बाहर निकली, तभी सामने से ना एक किसी की अंतिम यात्रा जा रही थी। वो देखकर दादी ने उसी वक्त गाड़ी रोकने को कहा। दादी बोली कि शायद ये अशुभ संकेत है, इसीलिए आज हमें बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। हम गाड़ियाँ घुमा लेते हैं, वैसे भी हम ज़्यादा दूर तो गए नहीं। मेरे चाचियों का भी वही मानना था, लेकिन फिर मेरे पापा और चाचा लोगों ने सारी औरतों को ऐसे तैसे करके समझा बुझा कर चुप करा दिया और हम निकल गए। जैसे ही शहर से बाहर हमारी गाड़ियाँ निकली, एक गाड़ी रास्ते में बंद पड़ गई। फिर हमने मैकेनिक को बुलाया, काफ़ी देर लगी लेकिन वो गाड़ी ठीक हो गई। फिर हम वहाँ से निकल गए। लेकिन राजस्थान जाने तक ऐसे ही कुछ न कुछ रास्ते में हो ही रहा था और इन सबसे घर की औरतें परेशान थी। उनका मानना था कि जब भी ऐसे अपशकुन होते हैं तो हमें वापस मुड़ जाना चाहिए था, आगे नहीं जाना चाहिए था। मैंने और पापा ने भी उन्हें अच्छे से समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता और वैसे भी हम इतने दूर आ चुके हैं तो सब कुछ भूल कर हमें अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। हमारी पूरी फैमिली में सारे मेंबर्स एक तरफ और हमारी निशा भाभी एक तरफ थी। निशा भाभी मतलब हमारे महेश भैया की वाइफ। उनकी उम्र करीब 25 साल थी और उनकी एनर्जी लेवल हमेशा ही एक अलग लेवल पर रहती थी। 1 साल पहले ही उन दोनों की शादी हुई थी। वो काफ़ी पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन फिर भी उनमें उस बात का ज़रा भी घमंड नहीं था। वो पूरे परिवार के लिए सब कुछ करती थी, सबको अच्छे से संभाल लेती थी। किसी भी बात को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर वो हमेशा एक अलग ही एक्साइटमेंट में रहती थी। और उस दिन भी उस हवेली को देखकर उनकी खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो हवेली कुछ 200 से 250 साल पुरानी थी, बहुत बड़ी थी। उस हवेली में ऐसी ऐसी एंटिक चीज़ें थी जो हमने उसके पहले कभी नहीं देखी थी। वहाँ के केयर टेकर ने, जो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने हमको हवेली के सारे हिस्से दिखाए और एक बात बताई थी कि आप इस हवेली में कहीं पर भी घूमो, बस पिछले हिस्से में मत जाओ। इसका रीज़न पूछने पर उन्होंने बोला कि पिछले हिस्से में इस हवेली के मालिक का एक पुरखों का एक पवित्र कमरा है, इसलिए उस हिस्से में मत जाइए। उस हवेली की हिस्ट्री भी बड़ी गजब की थी। वो केयर टेकर में बता रहे थे कि यह हवेली एक राजा ने अपनी राजकुमारी के लिए बनवाई थी। उस राजा के इतिहास में कुछ जिक्र तो नहीं था क्योंकि वो ज़्यादा फेमस नहीं थे, लेकिन वो बहुत अमीर थे, अपनी राजकुमारी से बहुत प्यार करते थे। वहाँ की हर एक चीज़ उन्होंने राजकुमारी के पसंद की बनवाई थी। हवेली में बहुत सारे छुपे कमरे भी बनवाए थे, जिन कमरों का दरवाज़ा कहाँ खुलता है और कहाँ बंद होता है, ये उस हवेली को बनाने वाले और राजा के सिवाय किसी को नहीं पता था। राजा ने सब कुछ राजकुमारी की सेफ्टी के लिए बनवाया था कि अगर कभी किसी दुश्मन ने हवेली पर हमला कर दिया तो राजकुमारी अपने दासियों के साथ सेफ रहे। एक बार ऐसा हुआ भी था, एक पड़ोसी राजा ने इस हवेली पर हमला कर दिया। तभी राजकुमारी दासियों के साथ एक कमरे में छिप गई। जब लड़ाई खत्म होने के बाद रानी को ढूंढा गया तब वो कहीं मिली ही नहीं। उन्हें सारे गुप्त कमरों में खोजा गया, तब एक कमरे में राजकुमारी और दासियां भूख और प्यास से तड़पकर मरी हुई पड़ी थी। राजा को बहुत दुख हुआ। रानी की मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानने लगा, क्योंकि जो कमरे उसने रानी की सेफ्टी के लिए बनाए थे उन्होंने ही रानी की जान ली थी। क्योंकि रानी उस कमरे के अंदर तो गई थी, लेकिन वहां से सही वक्त पर वो बाहर नहीं निकल सकी। उसके बाद राजा ने बताया था कि रानी उसके सपनों में आती थी, बहुत रोती थी और राजा को पानी और खाना मांगती थी। फिर एक ज्योतिषी के कहने पर राजा ने तंत्र मंत्र के साथ वो कमरा हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया। तब जाकर रानी ने उनके सपने में आना छोड़ दिया। उस केयरटेकर की बात सुनकर थोड़ी घबराहट तो सभी को हुई, लेकिन फिर हमने सोचा कि हर किसी किले या हवेली का ऐसा कोई दर्दनाक पास्ट तो होता ही है, इससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और उस केयरटेकर ने भी हमें ऐसे ही बताया था कि डरने की कोई बात नहीं है। उनके मालिक ने खास उनके पुरखों की याद में इस हवेली को संभाल कर रखा है। लेकिन फिर भी उन्होंने फिर से हमें एक बार बताया था कि एक बात ध्यान में ज़रूर रखना कि हवेली के पीछे वाले हिस्से में मत जाना, क्योंकि वो कमरे वहीं पर है और बस राजा और रानी की इज्जत रखने के लिए उन कमरों के साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की, तो आप भी वहाँ पर मत जाओ। ये सब सुनकर निशा भाभी की एक्साइटमेंट और बढ़ गई।
वो उस केयरटेकर से और सवाल पूछने लगे कि आखिर वो रानी वहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल सकी, वो रानी कैसी थी, क्या उसके बाद राजा ने कोई दूसरी शादी की या नहीं, क्या हम वो कमरा देख सकते हैं क्या। भाभी उनसे ऐसे कई सवाल पूछने लगी। उनकी एक्साइटमेंट देखकर एक पल के लिए मेरे दिमाग में आया था कि भाभी की एक्साइटमेंट किसी मुसीबत को न्योता ना दे। आगे 2 दिन तो सब कुछ ठीक चला। घर वाले भी अब बेटर फील कर रहे थे और खासकर सारी औरतें अच्छे से हवेली में घूम रही थी, वहाँ के रॉयलनेस का मज़ा उठा रही थी, क्योंकि उस हवेली की हर एक चीज़ रॉयल थी। पहले 2-3 दिन तो एकदम ठीक ठाक गए, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक चौथे दिन महेश भैया ने बताया कि निशा भाभी सुबह से गायब है और वो कहीं पर भी नहीं मिल रही। सब लोग उसे ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिली। सबके मन में एक ही डर था कि भाभी के साथ कुछ गलत ना हुआ हो, क्योंकि सभी के दिल में इस हवेली के पास्ट को लेकर थोड़ा सा तो डर था ही। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही था। मुझे बार बार यही लग रहा था कि निशा भाभी हवेली के पीछे वाले उस कमरे को देखने तो नहीं गई होगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं, निशा भाभी इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है। फिर हमने सोचा कि पास ही एक गांव भी है, शायद कुछ लाने के लिए वहां गई हो। हमने उस गांव में जाकर भी भाभी को ढूंढा। वो गांव कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए भाभी अगर वहां गई होती तो गांव में किसी ना किसी को तो पता चल ही जाता, लेकिन वो वहां पर भी नहीं थी। अब घर वाले डर गए थे। दादाजी ने तो हम सबको कहा कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, सब कुछ छोड़ो, पहले भाभी को ढूंढो और यहाँ से निकलने की तैयारी करो। पूरा दिन गया, लेकिन भाभी कहीं नहीं मिली। रात के 10 बजे थे। सब लोग हवेली के सामने गार्डन में बैठे हुए थे। कोई किसी से कुछ बात नहीं कर रहा था। पास के गांव में पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट की गई थी, लेकिन भाभी का कहीं पर भी कुछ पता नहीं था। और तभी निशा भाभी अचानक से वहां पर सामने आई। उसे देखकर सब लोग हैरान थे, लेकिन उन्हें सही सलामत देखकर सबकी जान में जान आ गई। हम सभी ने भाभी से पूछना शुरू किया कि वो कहाँ पर थी, क्या हुआ था, लेकिन भाभी कुछ नहीं बोली। बस उन्होंने इतना कहा कि उन्हें आराम करना है। हमने भी सोचा कि भाभी आ गई है, बस यही खुशी की बात है, उनसे कल सुबह बात करेंगे। दूसरे दिन सुबह सब लोग नीचे जमा हुए और सोचने लगे कि निशा भाभी आने के बाद उनसे पूछा जाए कि आखिर कल क्या हुआ था, वो दिन भर कहाँ थी। लेकिन निशा भाभी जब वहां पहुंची तो उनका अंदाज कुछ अलग ही था। उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अजीब थी। उनका चलना, बोलना, उनकी नज़र, सब कुछ बदला सा लग रहा था। उनका वो बदला हुआ रूप देखकर हर कोई चुप था। सब लोग ये तो समझ गए थे कि उनके साथ कुछ तो गलत ज़रूर हुआ है। फिर दादाजी ने भाभी से पूछा कि बेटा, कल दिन भर तुम कहाँ थी। इस पर भाभी ने हंसकर जवाब दिया, मैं तो यहीं पर थी, हवेली में ऊपर के कमरे में सोई हुई थी। अचानक मुझे नींद लगी और जब आँख खुली तो रात हो चुकी थी और फिर मैं नीचे आई। अब भाभी के इस जवाब से हर कोई खुश नहीं था, उल्टा सब लोग परेशान हुए। और मैंने खुद कल ऊपर जाकर सारे कमरों में देखा था तो भाभी वहाँ पर नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं बोला और भाभी भी हंसकर अंदर जाने लगी, जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। उतने में दादाजी ने कहा कि चलो आज हम दोपहर का खाना खाने के बाद निकलते हैं। ये सुनते ही भाभी रुक गई और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे यहाँ और रुकना है। भाभी की इस बात पर सभी चौंक गए, क्योंकि वो दादाजी को कभी ऐसा जवाब नहीं देती थी। उतने में महेश भैया ने निशा भाभी को कहा कि निशा, तुम ये क्या कह रही हो। दादाजी ने कहा निकलना है तो निकलना है, तुम चुपचाप ऊपर जाओ और पैकिंग करो। ये सुनकर निशा भाभी पलटकर महेश भैया की तरफ गुस्से से देखने लगी और बोली कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुम लोगों को जाना है तो तुम चले जाओ। ऐसा बोलकर भाभी वहां से निकल गई। सभी लोगों ने महेश को समझाया कि शांत रहो, हम लोग देखते हैं। इधर मैं भी परेशान था कि भाभी को ये अचानक हुआ क्या है। सभी लोगों को मजबूरन भाभी की बात माननी पड़ी और ऐसा डिसाइड हुआ कि एक दिन और रुकते हैं। आज निशा का गुस्सा शांत होने के बाद उसे समझाएंगे और फिर कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। दोपहर को मनीष भैया मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि निशा के बिहेवियर में एक अलग ही चेंज आया है। आज दोपहर में जब मैं बेडरूम में गया था तो वो दीवार की तरफ मुंह करके अपने आप से ही बातें कर रही थी, और वो जब से आई है अपनी ही धुन में है और बीच में ही कहीं गैप सी हो जाती है और फिर अचानक आ जाती है। मुझे तो अब डर लग रहा है। मैं तो कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं। मैंने भैया से कहा कि भाभी अचानक यहाँ पर रुकने की जिद कर रही है, ये अजीब बात है।
लेकिन उन्हें हम जबरदस्ती गाड़ी में डालकर तो नहीं ले जा सकते। आपने सवेरे उनके तेवर नहीं देखे, इसीलिए आप शांत रहिए, हम देखते हैं और कुछ भी करके कल सुबह निकल जाते हैं। वैसे अभी देर हो चुकी है, हमें पहुंचने में रात हो जाएगी। मैंने महेश भैया से ये भी कहा कि जब भाभी कहीं पर दिखाई ना दे तब मुझे आकर बता देना। दोपहर में क्या हुआ, अचानक भाभी को बुखार आया। हमने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने भाभी को चेक किया और बताया कि भाभी को बहुत बुखार है और उन्हें आराम करने की सख्त ज़रूरत है। उसके बाद दिन भर भाभी बेडरूम में सोती रही। सभी लोग ये देखकर थोड़ा रिलैक्स हुए कि चलो शायद उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए सुबह वो कुछ ऐसी बहकी बहकी सी बातें कर रही थी। आज रात उसे आराम करने देते हैं और फिर सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। दूसरे दिन सुबह वही हुआ जिसका मुझे डर था। महेश भैया भागते भागते मेरे पास आए और बोले कि निशा बेडरूम से गायब है। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। अब मुझे एक शक था और वो दूर करने के लिए मुझे हवेली के पीछे जाना पड़ा। जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा मैंने देखा कि पिछला मेन डोर खुला है। वो एक बहुत पुराना सा डोर था और सब तरफ पेड़ पौधे बिखरे पड़े थे। अंदर जाने के लिए ठीक से रास्ता भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अंदर गया। मैंने देखा कि अंदर बहुत सारे कमरे हैं और उनकी बनावट से लग रहा था कि वो बहुत पुराने हैं। जब भी हवेली बनाई गई होंगी वो तब के होंगे। तभी मुझे अंदर से भाभी की आवाज आई। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और मैंने देखा कि भाभी बहुत खुश होकर किसी से बातें कर रही थी। मैं जैसे ही और आगे गया, ये देखकर मुझे और हैरानी हुई कि उनके सामने कोई नहीं था। वो अपने आप से बात कर रही थी। मुझे उस वक्त बहुत डर लग रहा था, लेकिन सवाल मेरे भाभी का था, क्योंकि मैं समझ गया था कि वो यहाँ पर अपने मर्जी से नहीं आई होगी। भाभी पर जरूर किसी चीज का असर हुआ था। तभी मैंने देखा कि भाभी बोलते बोलते दीवार के पास गई और वहीं से एक पल में जैसे गायब हो गई। मैंने उन्हें हर तरफ देखा लेकिन वो मुझे कहीं पर नहीं दिखी। मैं उस दीवार के पास गया तो मुझे उसकी बनावट थोड़ी अलग लगी। मुझे शक हुआ कि उस दीवार में कहीं छुपा हुआ दरवाजा जरूर होगा। मैंने थोड़ा इधर उधर देखा, उस दीवार को मैंने चेक किया। तब मैंने वहां पर बाजू में एक पुराना शो पीस देखा। मैंने जैसे ही उसे हाथ में उठाया, अचानक से दीवार में एक जगह पर एक दरवाजा खुला। वो देखकर मैं डर गया। मेरी बहुत बुरी हालत हुई थी, लेकिन खुद को संभालते हुए मैं उस दरवाजे से अंदर गया। कई सारे कमरे थे, जैसे कि एक कोई पुराना भूल भुलैया हो। तभी मुझे दूर से कोई जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। मैं जैसे ही उसके पास गया, वो मेरी भाभी थी जो जमीन पर पड़ी हुई थी। मैंने भाभी को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे समझ में आ चुका था कि मेरी भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे बहुत बुरा लगा, रोना भी आ रहा था, लेकिन मैं तुरंत वहां से बाहर भागा ताकि बाकी लोगों को इस बारे में बताया जाए। लेकिन मैं जैसे ही वहां से बाहर निकला और सामने की तरफ भागा, बाहर जो मैंने देखा वो देखकर मुझे और बड़ा झटका लगा, क्योंकि वह पूरे परिवार के साथ निशा भाभी बैठी थी और उनके हाथ में एक सूटकेस था और वो खुशी खुशी जाने के लिए रेडी थी। मैंने सोचा कि ये कैसे मुमकिन है। थोड़ी ही देर पहले मैं भाभी की लाश देखकर आया था, तो निशा भाभी वो भी यहाँ। ये सब देखकर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। निशा भाभी की चाल और बात करने का तरीका देखकर जल्दी मुझे समझ में आ गया कि मेरे फैमिली के साथ जो भी यहाँ पर हंसकर बातें कर रहा है वो निशा भाभी नहीं है। मैं तुरंत महेश भैया के पास गया। मैंने जो भी उस कमरे में देखा उन्हें बताया, लेकिन उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो तो सिर्फ इस बात से खुश थे कि उनकी पत्नी अब बिल्कुल ठीक थी और उनके साथ आने के लिए तैयार थी। भैया ने मुझे भी जल्दी तैयार होने को और निकलने को कहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। मैं भागते हुए फिर उस कमरे में गया जहाँ भाभी की लाश पड़ी थी, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा, वहाँ अब निशा भाभी की लाश कहीं पर भी मौजूद नहीं थी। मुझे यकीन हो गया था कि बाहर घूम रही औरत निशा भाभी नहीं थी, लेकिन मेरे घर वाले मेरा यकीन कर ही नहीं रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब मैं उस हवेली के केयरटेकर से मिला और उन्हें जो मैंने देखा वो सब बताया। उस केयरटेकर ने मुझे बस इतना ही बोला कि तुम्हारी भाभी ने वही गलती की जो मैंने उन्हें करने के लिए मना किया था, और तुम्हारे भाभी के रूप में जो औरत घूम रही थी वो कोई और नहीं बल्कि वो राजकुमारी है, और अभी वो इस हवेली से भागने की कोशिश कर रही है। मैंने उससे पूछा कि अब क्या करना होगा।
तो वो बोला कि राजकुमारी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो इस गांव से बाहर नहीं जा सकती। उन्हें कमरे में कैद करते वक्त वैसा श्राप मिला हुआ था, तो तुम सिर्फ देखते जाओ वो श्राप कैसे काम करता है। सब लोग निकलने की तैयारी में थे। सब लोग गाड़ी में बैठे। हमारी 4 गाड़ियां थी। महेश भैया की जो गाड़ी थी उसमें वो औरत जो भाभी के रूप में थी, चाचा चाची, उनके 2 बेटे और ड्राइवर, इतने लोग बैठे थे और उनकी गाड़ी के पीछे हम चल रहे थे। मैं सिर्फ देख रहा था कि आगे क्या होने वाला है। क्या सच में वो श्राप उस आत्मा को रोक पाएगा या फिर वो राजकुमारी भाभी के रूप में हमारे साथ इस गांव से आज़ाद हो जाएगी। महेश भैया की गाड़ी सबसे आगे थी और फिर हम उस जगह पहुंचे जहां गांव खत्म हो रहा था। और जैसे ही भैया की गाड़ी उस जगह पर पहुंची, उनकी गाड़ी अचानक पलट गई और गाड़ी ने आग पकड़ ली। हमने जैसे ही ये सब देखा हम तुरंत गाड़ी के बाहर निकले, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए सिवाय चीखने और चिल्लाने के। हमारी नज़रों के सामने हमारी आधी फैमिली जलकर खाक हो गई, जिसका जिम्मेदार शायद मैं ही था। उस गाड़ी में जितने लोग थे उनमें से कोई नहीं बचा। अगर मैं शायद कुछ और रास्ता अपनाता, अपने घर वालों को सच्चाई बता पाता और उन्हें शायद कन्विंस कर पाता, तो ये सब नहीं होता। आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।